मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज का सेशन शुरू करने से पहले 3 मार्क्स आपका जो भी एग्जाम में आ सकता है, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन एसएसटी का, उसको हम लेके आए हैं आज। चलिए देखेंगे। और चलिए, अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और फिर आप लोगों को नया नया वीडियो में इसी तरह मिले, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। और ये सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, पूरा टोटल डिस्कसिंग है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, आप लोगों को जितना भी हार्ड है, हार्ड को आसान करने के लिए मैं आ गया हूँ, चिंता मत कीजिए। और चैनल को अगर आप लोग जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना वीडियो आप लोगों के पास जल्दी जल्दी मिल पाएगा। तो चलिए, अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गए निम्नलिखित कारण से। हाशिया मतलब हो जाता है कोई काम नहीं, मतलब बेकार का पड़ा रहना। यानी हो सकता है कोई बहुत तेजी से चल रहा था तो अचानक वो रुक जाना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यानी सूरत बंदरगाह मतलब समझते हैं, जो बड़े बड़े पानी के जहाज रुकता है, स्टेशन है जहाज का, उसको बंदरगाह बोला जाता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे उसका आंसर। तो चलिए शुरू करने से पहले नंबर देखते हैं। हाँ, क्या क्या कारण थे उसको हम लोग बढ़िया से देखेंगे, डिस्कस बढ़िया से करेंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक अपनी पुरानी चमक खो बैठा था। यानी जो भी पहले पूरा शानदार से दबदबा था इसका पूरा ए टू जेड, तो लेकिन अचानक उसका चमक दमक खो बैठा। तो कैसे बैठा, 2 नंबर में देखते हैं। पहले यह व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। यानी एक दूसरे देश के प्रति ये व्यापार चलता था, बहुत बढ़िया से काम चल रहा था। जहां से कोई देश के साथ व्यापार होता था, बहुत सारा देश उसके साथ व्यापार के सिलसिला में बंदरगाह में बहुत बढ़िया से काम चल रहा था। जहाज का आना जाना, आगमन, है ना, और फिर व्यापार बहुत तेजी से चल रहा था। लेकिन अचानक कुछ कारण से झटका हो गया। तो फिर देखते हैं फिर क्या बोला। लेकिन समय के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने खुद के बंदरगाह मुंबई और कोलकाता पर ज़्यादा ध्यान दिया। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आए 1600 ईस्वी में, तो उसमें मुंबई में और कोलकाता में 2 जगह बंदरगाह, सबसे बड़े बड़े बंदरगाह है, यहाँ पर आगमन करना शुरू कर दिया। यानी ज़्यादा ध्यान इसी बंदरगाह में देने लगा। तो आपका सूरत बंदरगाह धीरे 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 व्यापारी घटते गया। ठीक है। तो चलिए, ये मुंबई और कोलकाता में बहुत ज़बरदस्त से ज़्यादा ध्यान देने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे सूरत को बंदरगाह घटते गया व्यापार की संख्या। चलिए आगे बढ़ें। इसका टॉपिक है, उसके बाद देखिए इसका पॉइंट है, अंग्रेजों ने इन बंदरगाहों पर व्यापार के लिए अधिक सुविधाजनक बनाया। अच्छा, किसके लिए? मुंबई के लिए और कलकत्ता के लिए वो सुविधा उपलब्ध कर पाया। कौन? अंग्रेजों ने। फिर क्या हुआ देखिए, जिससे सूरत का महत्व कम होते गया। वहां से जहाज का आना जाना, व्यापारी गतिविधियां घटने लगा। कहां पर? सूरत में। क्योंकि अंग्रेजों ने मुंबई को और कलकत्ता को अधिक सुविधाजनक बनाया। ठीक है ना, इसीलिए सूरत का बंदरगाह धीरे 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 व्यापारी और गतिविधियां आना जाना ठप हो गई, यानी घटने लगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे व्यापारी भी सूरत से दूसरे बंदरगाह की ओर चले गए, जिससे सूरत हाशिए पर आ गया। यही कारण था इसका। ये क्वेश्चन जो बता रहा था कि हाशिया कारण क्या था, तो इसी कारण से सूरत बंदरगाह धीरे 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 हाशिया पर आ गया। यही कारण थे। टोटल आप लोगों का कितना पॉइंट हुआ? 4 या 5 पॉइंट दिया। 1 2 3 4 5 पॉइंट, 6 पॉइंट आप लोगों को परीक्षा में लिखना है, बस और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं।
हाँ, दूसरी नंबर क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स का है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियां की तुलना कीजिए। देखिए, बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारा उद्देश्य लेके प्रोजेक्ट, परियोजना मतलब प्रोजेक्ट होता है, बहुत सारा प्रोजेक्ट यानी बहुत सारे योजनाएं लेके क्या क्या लाभ हो सकता है, क्या क्या हानि हो सकता है, इसमें से उसके बारे में डिस्कसिंग किया हुआ है। देखिए, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच ये है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से कोई लाभ होते हैं। चलिए लाभ पहले पढ़ेंगे। देखिए, इनसे सिंचाई के लिए पानी मिलता है, सही बात है। एक तो सिंचाई मिलना बहुत बढ़िया है। उनकी मदद से बिजली बनाई जाती है ना। और सेकंड वाला पॉइंट देखिए, इनकी मदद से बाढ़ से बचाव होता है। हाँ, अगर बहुत तेजी से धार दर से पानी पूरा भर के आता है तो उसमें बांध बनाकर रोका जा सकता है। और पेयजल की आपूर्ति भी होती है, यानी पीने योग्य पानी को भी यहाँ पर आपूर्ति की जाती है। चलिए थर्ड पॉइंट क्या है, इससे खेतों में बेहतर फसल उगाई जा सकती है। हाँ, ये जबरदस्त पॉइंट है, क्योंकि खेती के लिए सबसे बेस्ट परियोजना है। और ये बिजली उद्योग के लिए बिजली बनाई जाती है। हाँ, ये डैम बनाकर बिजली पैदा किया जाता है। ठीक है, बड़ा बड़ा डैम है और उसमें से पानी को रोका जाता है, नदी को, और उसमें से बहुत, देखिए इसमें हम लोग को बहुत सारा लाभ मिल रहा है पानी से, है ना। बहुत सारा उद्देश्य से काम हो रहा है। और यह बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करती है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है पूरा, है ना, भरपूर, तो उसमें से हम लोग को सुरक्षा प्रदान होता है, क्योंकि उसमें रोका जा सकता है हम लोग बांध से, है ना। और इसमें जान माल की हानि से बचाव होता है। चलिए बहुत बढ़िया, आपका 1 2 3 4 4 पॉइंट है आप लोगों के बीच, और बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को मैं आप लोगों को डिस्कस किया आप लोगों के सामने में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बेल आइकन दबा के अपना प्यारे दोस्त को, है ना, भेज दीजिएगा। चलिए, बांध बनाने के वो जो हम बताए हैं, लाभ तो बताए 4, अभी हानियां क्या क्या हो सकता है। देखिए, बांध बनने से ऊपरी इलाकों में पानी भर जाता है, सही बात है। इसमें गांव और जंगल डूब सकता है, सही। बांध, देखिए बांध अगर बनाएंगे तो पूरा पानी को रोका जाता है। उसमें अचानक अगर बांध टूट भी जाता है तो पूरा निचले हिस्सा में जितना भी घर, है ना, जंगल, सब कुछ डूब जाता है और उसमें क्षतिग्रस्त हो सकता है, यानी लोगों की जान माल क्षति हो सकता है। सेकंड पॉइंट है, लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। हाँ, सही बात है। कब टूटे, कब क्या होगा, अचानक ये सब सोचते रहते हैं, क्योंकि अचानक टूट जाएगा फिर बहुत ही समस्या हो सकता है। इसलिए घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे उसकी ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। सही बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सब हानियाँ देखने को मिलता है। थर्ड नंबर पॉइंट है, इसके अलावा बांधों से नदी के पानी का बहाव रुक सकता है। हाँ, ये बात सही है। पानी की जो नदी के बहाव तेज धार से जाता है वो बांध से रोका जा सकता है, जो मछलियाँ और अन्य जीवों के लिए हानिकारक। हाँ, रोक तो लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। इससे अलावा बांधों से नदी के पानी को बहाव को रुकता है। हाँ, इसमें क्या होता है ना, बहाव को रुक जाता है तो पानी क्या होता है, हानिकारक हो जाता है, यानी पानी प्रदूषित हो जाता है। अगर पानी बहते रहेगा, पानी गिरते रहेगा, ठीक रहेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे पानी सूख सकता है, ठीक है। और इसीलिए मछली और अन्य जीवों के लिए हानिकारक हो सकता है। पानी एक जगह इकट्ठा रहेगा तो बहुत पानी का जो प्रदूषित हो जाता है। साथ ही कभी कभी यह परियोजना पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाता है, सही बात है। और इस तरह बहुत ऐसी परियोजनाओं से लाभ और हानि, सॉरी हानि हो गया, तो इसमें क्या हो जाता, हानि हो जाता, हानि दोनों ही होते हैं। चलिए आप लोग यहाँ पर हानि के पॉइंट लिखे, 1 2 3 4 पॉइंट आप लोग लिखे हानि के बारे में। बांध बनने से ऊपरी इलाकों में पानी भर जाता है, सही बात है, और गांव जंगल डूब सकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग 1 2 बार देखेंगे, ये सब सोच समझ के देखेंगे तो बहुत ही अच्छा से आप लोगों को याद हो जाएगा, और आप लोग अपने मन से लिख पाओगे। याद करना नहीं है सोशल साइंस, समझना है बस समझने के लिए हम आप लोगों के लिए ये सब बनाए हैं, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्जाम में कोई तकलीफ ना हो। तो चलिए अभी 3 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज 1 जनवरी है और नया साल है, साल का 1 तारीख है आज।
2026 का। देखिए गाना कभी कभार इधर सुनाई दे रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन क्या कीजिएगा, आज दिन ही ऐसा है, माफ़ कीजिएगा। गाना उना कुछ कुछ सुनाएगा देगा इधर उधर से कोई, तो माफ़ कीजिएगा। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। एक सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, पेय होना चाहिए, पेज हो गया, पेय फसल होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हो जाता है कभी कभार मिस्टेक। तो चलिए, एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उनका उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दे। तो चलिए, पेय फसल का नाम बताना है और उसको कैसे क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत में प्रमुख पेय फसल है चाय। क्या है? चाय। इसे उगाने के लिए निम्नलिखित विशेष भौगोलिक परिस्थितियां हैं। क्या क्या? चाय के पौधे को गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। सही बात है, चाय के पौधे को गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। सेकंड नंबर पॉइंट में है, इसके लिए सालाना 150 से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा की जरूरत होती है साल में। ठीक है, और चाय के पौधे ढलवा क्षेत्र में अच्छे से बढ़ते हैं ताकि उनकी जोड़ों में पानी जम ना सके, मतलब जमा नहीं होगा पानी चाय के पौधे में, इसलिए ढलान जगह में ये सब पैदावार ज़्यादा होता है। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट है, चाय के पौधे छाया में भी अच्छे से बढ़ते हैं, इसलिए पहाड़ी इलाकों में चाय की खेती प्रचलित है। देखिए ये छाया में भी बहुत शानदार होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, इसलिए इलाकों में चाय की खेती प्रचलित है ना। पानी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है उसमें। और देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सब जितना मैं क्वेश्चन आप लोगों के बीच दे रहा हूँ बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोगों के बीच में देने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोग एक दो बार देखेंगे तो बढ़िया से तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चाय की खेती के लिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु सबसे अनुकूल मानी जाती है। हाँ, उष्ण कटिबंधीय चाय की खेती के लिए सबसे बेहतर जलवायु सबसे अनुकूल मानी जाती है। चलिए 4 नंबर पॉइंट देखते हैं। 4 नंबर पॉइंट में, इसे उगाने के लिए हल्की और अच्छी जल निकासी वाले मिट्टी जैसे लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी में उपयुक्त होते हैं। ठीक है, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी ये दोनों मिट्टी में बहुत शानदार होते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ होता है उसको देखेंगे पहले। भारत के असम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में और जलपाईगुड़ी, तमिलनाडु और केरल चाय के उत्पादन के लिए प्रमुख स्रोत क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो ये क्षेत्रों में आप लोगों को ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। एक असम में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, जलपाईगुड़ी, तमिलनाडु और केरल, ये चाय के लिए बहुत प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। आप लोगों को एग्जाम में ऐसा आएगा तो आप लोग धड़ाधड़ लिखिएगा, इसलिए आप लोगों के बीच में ये सब क्वेश्चन लाया ताकि आप लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो, सिंपल भाव से लिखा हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 4 नंबर 3 मार्क्स का परीक्षा में आता है, परीक्षा में। चलिए, ये सिविक्स से क्वेश्चन लिया गया है। सत्ता की साझेदारी क्या है, इसके क्या लाभ है? देखिए सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग। सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग होता है का मतलब यह है कि किसी भी देश की शक्ति, कोई भी देश का हो सकता है, हमारा भारत ही नहीं और बहुत सारा ऐसा देश है जो उसका शक्ति यानी पावर किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न होकर, हाँ कोई एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति हो जाएगा तानाशाही हो जाता है। ठीक है, एक का इशारा में चलना, तो एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना होकर समाज के विभिन्न समूहों, सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। हाँ, जैसे हम लोग का देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर 5 साल के बाद अगर बढ़िया से काम किया, जो पद में रहेगा नेता लोग, अगर अच्छा से काम किया, विधायक बोलिए, एमएलए एमपी बोलिए, अगर बढ़िया से काम किए तो फिर से वो हो सकता है वही पद में आ जाए। तो इसीलिए उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सरकार को चुनते हैं, क्योंकि 5 साल बाद अगर बढ़िया से काम नहीं किया उसको हटा भी सकते हैं। इसलिए कोई एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए, ये कोई समूह का कोई भी समाज का हो सकता है, विभिन्न वर्ग कोई समूह का हो सकता है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि एक ही घर का ही सब कोई बेटा का बेटा राजा का बेटा जैसे होता है, वैसा नहीं हो सकता है।
या कोई भी अपना कोई भी समाज का कोई भी वर्ग का भागीदारी ले सकता है। ठीक है, इसको ही पावर शेयरिंग कहा जाता है, यानी सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए और एक तो फार्मूला हम लोग और एक पॉइंट देखेंगे। ये तो एक परिभाषा हुआ, और देखिए और एक तो परिभाषा आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए दिखाते हैं। कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं आप लोग एग्जाम में, दोनों परिभाषा हम आप लोग बीच प्रोवाइड किए हैं। देखिए इसमें क्या है, किसी देश के शासन में समाज के सभी समूहों, कोई भी समाज के समूह, कोई भी समूह हो सकता है, लोग कोई वर्ग वर्ग के लोग, कोई समुदाय की हिस्सेदारी हो, ताकि किसी भी एक के हाथ में सारी शक्तियां ना रहे। मतलब एक किसी एक के हाथ में ना रहे, एक समाज के कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय के कोई वर्ग के भाग ले सकता है लोकतंत्र में, है ना। और लोकतंत्र मजबूत होते हैं, उसे सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। यानी किसी देश के शासन समाज के शासन में समाज के सभी वर्गों, सभी समूहों, सभी वर्गों या समुदाय की हिस्सेदारी हो, ताकि किसी भी एक हाथ में सारी शक्ति ना हो, उसे लोकतंत्र क्या होता है, मजबूत होते हैं, उसे ही सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। देखिए सत्ता की साझेदारी ये तो बार बार पूछा जाता है, आप लोगों को पूछेगा ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिविक्स के लिए। और उसका लाभ भी लिखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लाभ देखते हैं, लाभ क्या क्या है। देखिए इसमें लाभ क्या क्या है आप लोगों को मिले। इसके बाद निम्नलिखित लाभ है, विवादों का कम होना, यानी काम लिखा हुआ, सॉरी, कम होता है, विवादों का कम होना। ठीक है, ज्यादा टकराव नहीं होगा अगर इस प्रकार का रहेगा तो। सभी पक्षों, मतलब कोई भी पक्ष हो सकता है ना, या बीजेपी हो सकता है, कांग्रेस हो सकता है, कोई निर्दलीय हो सकता है, कोई पक्ष को सत्ता मिलना, ताकि विवाद और संघर्ष कम हो जाए। मतलब सत्ता मिल जाता है कोई भी पद को, तो उसमें विवाद वगैरह सब उन लोग, झंझट वगैरह जितना भी है सब उन लोग थाम लेता है। ठीक है, इससे सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष और टकराव की संभावना कम हो जाती है। सही बात है, अगर पावर शेयरिंग मिल जाएगा, शक्ति मिल जाए, पावर मिल जाए किसी को, तो उसको कोई भी डरेगा, क्योंकि उसके पास पावर रहता है ना। और उसमें जितना भी संघर्ष होगा, टकराव होगा, सब कम हो जाएगा। देखिए साधारण की बात है, एक अगर आदमी गांव में कोई झंझट हो जा रहा है, झगड़ा उगड़ा हो रहा है, तो एक आम आदमी अगर उसको समझाना आएगा तो उसको कोई उसका बात कोई नहीं सुनेगा, है ना। और उसके जगह में एक कोई मुखिया हो या वार्ड मेंबर हो या कोई भी नेता, है ना, अगर आ जाए, पीएम हो, सीएम हो, कोई भी हो, तो उसके बात में टकराव कम होता है, क्योंकि उसके पास पावर है, वो कोई भी प्रशासन को भेज के उसको सलट सकता है काम को। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। सही बात है, लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, किसी भी एक समूह के अत्याचार को रोकता है। कोई भी समूह से कोई टकराव हो रहा है, उसका अत्याचार हो रहा है, तो उसको रोक सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके पास पावर रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और एक पॉइंट है, किसी भी लोगों को बेगाने का महसूस नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति को बेगाने का महसूस नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसको भारतीय कहलाएंगे, क्योंकि उसके पास क्या है, मान्यता है। ठीक है, कोई व्यक्ति देश का नागरिक होना चाहिए कोई पद के लिए, और उसके भारत का नागरिक हो। चलिए, मान्यता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस यही लास्ट क्वेश्चन है हमको लग रहा है। तो चलिए, अगर अच्छा लगे सेशन तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा अपना प्यारा सा फ्रेंड को। बस यही क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के बीच दे दिए। शतक सदरी, यानी कोई शतक सदरी वही होते हैं जिसके पास मतलब कोई भी समूह एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर, कोई भी समूह का, कोई भी वर्ग का एक किसी के पास भी पावर हो सकता है, या पावर मिल सकता है, या कोई पद में खड़ा हो सकता है, उसको ही सत्ता की सदरी कहा जाता है। उसका लाभ हम बता दिए आपको, कोई भी पक्ष का सत्ता मिलना, विवाद संघर्ष कम हो जाता है, बीच के टकराव कम हो जाता है, बेगाना का महसूस कम होता है, अत्याचार रोका जाता है, जा सकता है, क्योंकि किसी के पास अगर पावर रहता है तो सब कोई उसे मानकर चलता है और डरते भी है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।